आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे चैप्टर सेकंड का। आपके पेपर 1 में चैप्टर सेकंड दिया हुआ है रिसर्च एप्टीट्यूड, है ना। तो रिसर्च एप्टीट्यूड के जो एमसीक्यूज हैं यानी कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन अ रिसर्चर हैज नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स एंड ही और शी कैन ओनली रिपोर्ट व्हाट हैज हैपेंड और व्हाट इज हैपनिंग, सच रिसर्च इज कॉल्ड एज। यानी कि जब एक अनुसंधानकर्ता का चरों पर नियंत्रण नहीं होता है, ये आपका कीवर्ड है। अगर आपको पता है कि कौन सी रिसर्च में वेरिएबल्स के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है रिसर्चर का, यानी कि अनुसंधानकर्ता का चरों के ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, अगर आपको ये बात पता है तो ये इस क्वेश्चन का कीवर्ड है जहां से आप आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब एक अनुसंधानकर्ता का चरों पर नियंत्रण नहीं होता है तो वह केवल यह बता सकता है कि क्या हो चुका है अथवा क्या हो रहा है, यानी कि क्या हो चुका है या फिर क्या हो रहा है, सिर्फ वो उसी को ही एक्सप्लेन कर सकता है, उसका चरों पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। तो ये कौन सा अनुसंधान कहलाता है, क्लिनिकल अनुसंधान, नैदानिक अनुसंधान, कार्योत्तर अनुसंधान या फिर तथ्यतः अनुसंधान। क्लिनिकल रिसर्च, डायग्नोस्टिक रिसर्च, एक्सपोस्ट फैक्टो या फिर डी फैक्टो रिसर्च। तो ये कौन सी होती है, जिसमें रिसर्चर का नो कंट्रोल होता है ओवर द वेरिएबल्स, यानी कि जहां पे रिसर्चर जो आपका अनुसंधान करता है उसका अपने चरों के ऊपर कुछ भी कंट्रोल नहीं होता है, वो होती है आपकी एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि जहां पे वेरिएबल्स के ऊपर हम कंट्रोल दिखाते हैं वो कौन सी रिसर्च होती है, वो होती है आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो सभी टाइप्स ऑफ रिसर्चेज आपको पता होने चाहिए। हर एक रिसर्च के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। मैंने अपनी रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लासेस में आपको हर एक जो आपकी टाइप ऑफ रिसर्चेज है, आपके अलग अलग मेथड ऑफ रिसर्चेज होते हैं, हर मेथड का कुछ ना कुछ अलग आपको फीचर देखने को मिलेगा, कुछ अलग आपको विशेषता उसकी देखने को मिलेगी। तो वो विशेषता आपको हर रिसर्च की पता होनी चाहिए। अगर आपको वो विशेषता पता है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर जाओगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ था कि हम किसमें चरों के ऊपर अपना कंट्रोल यानी कि चरों के ऊपर अपना नियंत्रण दिखा सकते हैं तो वो होती है एक्सपेरिमेंटल। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि हम किसमें चरों के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं दिखा सकते हैं, अपना नियंत्रण अनुसंधानकर्ता जो है वो चरों पे नहीं दिखा सकता है, तो वो होती है आपकी कार्योत्तर अनुसंधान यानी कि एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स मेनली टू द इशू ऑफ कॉजेलिटी। निम्नलिखित में से किसका संबंध मुख्यतः कारणतया से होता है या फिर कारणता से होता है। इनमें से कौन सा जो है मेजरमेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी या फिर एक्सटर्नल वैलिडिटी, माप वैधता, रचना वैधता, आंतरिक वैधता या फिर बाहरी वैधता, ठीक है। इनमें से कौन सी वैधता या फिर कौन सा है ना ऑप्शन जो है वो आपकी कारणता या फिर कॉजेलिटी के इशू को दिखाता है। मेजरमेंट वैलिडिटी में हम मापते हैं, नाम से समझ में आ रहा है, माप वैधता जहां पे हम कुछ चीज को मापेंगे। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हम कब करते हैं, रचना वैधता हम कब करते हैं, हमारी रचना, हमारी जो प्लानिंग है उसकी वैधता को चेक करने के लिए। अगर मैं कोई रिसर्च करना चाहती हूँ तो मेरे को कोई भी रिसर्च करने से पहले उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर आपने स्टेप्स ऑफ रिसर्च पढ़े हैं, रिसर्च के कुछ चरण होते हैं, ठीक है, उन चरणों के आधार पर हमको हमारी रिसर्च जो है वो करनी होती है। तो सबसे पहले कोई भी रिसर्च करने के लिए मेरे को उसके बारे में प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, उसकी रचना बनानी पड़ेगी, उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो जो मैंने प्लानिंग करी है तो क्या मैं अपनी प्लानिंग के अनुसार अपनी रिसर्च में काम कर रही हूँ या फिर नहीं कर रही हूँ, ये चेक करने के लिए हम करते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, रचना वैधता, जहां पे हम चेक करते हैं कि जो रिसर्चर है जिसने जो प्लानिंग करी थी कि भाई मैंने प्लानिंग तो करी थी कि मैं बच्चों के फिजिकल ग्रोथ को चेक करना चाहती हूँ, लेकिन जब मैं रिसर्च कर रही हूँ असलियत में तो मैं बच्चों की मेंटल ग्रोथ के बारे में उनसे सवाल पूछ रही हूँ, उनके फैमिली से जुड़े हुए उनसे सवाल पूछ रही हूँ, ठीक है। तो ये सब क्या है, मैं करना कुछ और चाहती थी, कर कुछ और रही हूँ, यानी कि प्लानिंग कुछ और करी थी, हकीकत में कुछ और कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होगी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी नहीं होगी मेरी रिसर्च में। तो हम रचना वैधता कब करते हैं, जब हमको प्लानिंग को चेक करना होता है, प्लानिंग की वैधता को चेक करना होता है, ठीक है। एक होता है आपका इंटरनल वैलिडिटी, ये सभी आपके टाइप्स ऑफ वैलिडिटी है, वैधता के आपके प्रकार हैं, ठीक है। आपकी रिसर्च में एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, टोटल 12 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपकी रिसर्च में, जिसमें से एक विशेषता आती है रिसर्च की कि रिसर्च में वैलिडिटी होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, और ये सभी वैधता के प्रकार हैं, मेजरमेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए ये। इंटरनल वैलिडिटी यानी कि आंतरिक वैधता क्या होती है, आंतरिक वैधता होती है जब हम कॉजेलिटी को चेक करते हैं, कॉजेलिटी यानी कि कारण, कॉज को चेक करते हैं। इंटरनल वैलिडिटी होता क्या है, इंटरनल वैलिडिटी जब मैंने दो चर लिए, ठीक है, ये मेरा पहला वेरिएबल है, ये मेरा दूसरा वेरिएबल है, अब मेरे को चेक करना है कि इन दोनों वेरिएबल के बीच में क्या कोई रिलेशनशिप बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो क्या इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है या फिर नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम करते हैं इंटरनल वैलिडिटी, आंतरिक वैधता।
और एक होती है एक्सटर्नल वैलिडिटी, जिसको हम बाहरी वैधता या फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है जनरलाइजेबिलिटी। इस नाम से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चों को नहीं पता होता है कि जनरलाइजेबिलिटी होता है आपका एक्सटर्नल वैलिडिटी, और वो क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी, बाहरी वैधता को हम जनरलाइजेबिलिटी भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है? एक्सटर्नल वैलिडिटी होता है कि मेरा कोई रिसर्च है, ठीक है, उस रिसर्च को करने के लिए मैंने एक सैंपल को उठाया है, मैंने 10 लोगों का एक सैंपल उठाया है, अब मैंने उसके ऊपर रिसर्च करी, उसका जो भी रिजल्ट आया वो मैं मेरी पूरी पॉपुलेशन के ऊपर क्या कर रही हूँ, उसका सामान्यीकरण कर रही हूँ, उसका जनरलाइजेबिलिटी कर रही हूँ, उसको जनरलाइज कर रही हूँ मेरी पूरी पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है, ये होती है जनरलाइजेबिलिटी। तो क्या मैं मेरी रिसर्च का, जो मैंने रिसर्च करी थी मेरी सैंपल के ऊपर, क्या मैं उस पूरे रिजल्ट को मेरी पूरी पॉपुलेशन पर लगा पा रही हूँ क्या? अगर लगा पा रही हूँ, इसका मतलब मेरी रिसर्च में एक्सटर्नल वैलिडिटी है। अगर नहीं लगा पा रही हूँ, यानी कि मेरी रिसर्च में बाहरी वैधता नहीं है, ठीक है। तो ये सभी आपके वैधता के प्रकार हैं। मेजरमेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी यानी कि मापन वैधता और आपकी रचना वैधता, इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी, आंतरिक वैधता और बाहरी वैधता। यहाँ पे पूछा था कि कॉजैलिटी हम किस में चेक करते हैं, वो हम इंटरनल वैलिडिटी यानी कि आंतरिक वैधता में चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, रिसर्चर समटाइम यूज द कॉमन एब्रीवेशन इन देयर रिपोर्ट, द एब्रीवेशन CF मीन्स। तो हिंदी में क्या लिखा है, कभी कभी शोधकर्ता अपनी रिपोर्ट में सामान्य संक्षेप अक्षरों का प्रयोग करते हैं। तो इन संक्षेप अक्षरों, जो CF लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है? आपका एक संक्षेप अक्षर है, यानी कि आपका एक एब्रीवेशन है आपका CF, ठीक है। कभी कभी रिसर्चर क्या कर लेते हैं, अपनी रिपोर्ट जब बनाते हैं रिसर्च की, तो वहाँ पे कुछ एब्रीवेशन यानी कि वहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स जो है वो लगा देते हैं। अब एक शॉर्ट फॉर्म है उसमें से CF। इस CF का मतलब क्या होता है? कॉपीड फ्रॉम, चैप्टर फ्रॉम, साइटेड फ्रीक्वेंटली या फिर कंपेयर। तो इसका मतलब होता है तुलना करना, ठीक है। जब भी हमको कुछ कंपैरिजन को दिखाना होता है तो हम CF, इसकी एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम दिखा सकते हैं। तो CF से क्या मतलब होता है, जब भी हम शॉर्ट फॉर्म CF का यूज करते हैं तो वो दिखाती है आपकी तुलना करना, यानी कि कंपैरिजन को दिखाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्या बोला है, 2 कथन दिए हैं और पूछा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला कथन पूछ रहा है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आर नॉट इजी टू यूज एंड आर रादर स्लो, दैट इज दे रिक्वायर लेबोरियस कॉम्प्यूटेशंस। दूसरा कथन क्या बोला है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट डज नॉट सपोज एनी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन एंड द कॉन्सिक्वेंशियल अजम्पशंस। हिंदी में क्या लिखे, गैर प्राचलिक परीक्षणों का प्रयोग सरल नहीं होता है और अपेक्षाकृत धीमी प्रक्रिया है, अर्थात उनकी परिगणना में अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। और दूसरा कथन बोला है, गैर प्रचलित परीक्षणों में किसी विशिष्ट वितरण और अनुवर्ती पूर्वानुमान की अपेक्षा नहीं की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा आपका विकल्प सही, आपको चूज करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक टेस्ट होते क्या है, ठीक है। आपके पास में 2 तरीके की पॉपुलेशन होगी, एक पॉपुलेशन होती है पैरामेट्रिक और एक होती है नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक क्या होती है, पैरामेट्रिक होती है आपकी प्राचलिक परीक्षण। क्या होते हैं पैरामेट्रिक परीक्षण यानी कि टेस्ट, ठीक है। तो आपके पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, जहाँ पे हमको पॉपुलेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी होती है कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो कैसी है, जो हमारा सैंपल है या फिर जो मेरी पॉपुलेशन है, सैंपल नहीं, जो मेरा पॉपुलेशन है वो कैसी है, वो कहाँ से आती है, या फिर वो पॉपुलेशन के बारे में मुझे जो भी कुछ जानकारी होती है उसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक। जहाँ पे मुझे अपनी पॉपुलेशन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है वो होती है आपकी नॉन पैरामेट्रिक, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आर नॉट इजी टू यूज। ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो आसान नहीं है, यानी कि इनका हम सरल तरीके से प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो ये बात गलत है। अब जब नॉन पैरामेट्रिक, मैंने बताया कि नॉन पैरामेट्रिक जहाँ पे मेरे को पॉपुलेशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है, तो जब मुझे पॉपुलेशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है तो वहां पे मैं कैसा भी टेस्ट लगा सकती हूँ, मुझे नहीं पता है मेरी पॉपुलेशन कैसी है, ठीक है, मेरा जो सैंपल है, मेरी जो जनसंख्या है, जो मेरी पॉपुलेशन है वो कैसी है मुझे नहीं पता है, तो वहां पे मैं सरल तरीके से अपना परीक्षण जो है वो कर सकती हूँ। तो ये बात गलत है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम सरल प्रयोग नहीं कर सकते हैं परीक्षण का, ये बात गलत है, हम परीक्षण का सरल प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कथन क्या बोल रहा है, दूसरा कथन आपसे पूछ रहा है कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट डज नॉट सपोज एनी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो आपको किसी भी तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नहीं दिखाता है। ये बात बिल्कुल सही है। नॉन पैरामेट्रिक में मैंने आपको बताया भी कि नॉन पैरामेट्रिक में हमको पॉपुलेशन की जानकारी नहीं होती है, तो आपका पहला कथन तो गलत हो जाएगा, दूसरा कथन जो है आपका सही हो जाएगा। पहला असत्य है, दूसरा कथन आपका सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगेन आपको 2 कथन दिए हैं, असर्शन और रीजन, आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला असर्शन बोल रहा है कि रिसर्च आर्टिकल पब्लिश्ड इन पीयर रिव्यू जर्नल आर टेकन मोर सीरियसली बाय एक्सपर्ट।
उसका आपको रीजन क्या दिया हुआ है, पीयर रिव्यूड जर्नल डज नॉट सब्जेक्ट द रिसर्च पेपर टू रिग्रेस स्क्रूटिनिटी बिकॉज दे हैव हाई इम्पैक्ट फैक्टर। ठीक है, हिंदी में क्या लिखा है, समकक्षी यानी कि पीयर समशीत जर्नलों में प्रकाशित शोध आलेखों को विशेषज्ञ गंभीरता से लेते हैं। दूसरा बोला है कि पीयर समीक्षित जर्नल में शोध पत्रों की गंभीर समीक्षा नहीं होती है क्योंकि उनका प्रभाव कारक उच्च होता है इसलिए। तो कौन सा कथन इसमें से सही है, कौन सा गलत है, वो आपको बताना है। पहला कथन क्या बोल रहा है आपको कि रिसर्च आर्टिकल पब्लिश्ड इन पीयर रिव्यू जर्नल आर टेकन टू बी मोर सीरियस बाय एक्सपर्ट। अब पीयर रिव्यू होता क्या है ये पहले आपको पता होगा तो आप इस सवाल को कर पाओगे। ठीक है, बच्चे पूछते हैं कि मैम असर्शन रीजन या फिर कथन वाले क्वेश्चन को हम किस तरीके से आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकें। तो इसका यही तरीका है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो तुक्के यहाँ पे नहीं लग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे बस आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। उस कॉन्सेप्ट की नॉलेज है तो ये तो आप बता पाओगे कि भाई ये बात सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट की नॉलेज होगी तो ऐसे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अगर पता होगा कि पीयर रिव्यू क्या होता है, मैंने क्लास भी ली थी यूट्यूब के ऊपर, फ्री क्लास है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हो जाके। मैंने वहाँ पे पीयर रिव्यू क्या होते हैं, क्या टाइप्स ऑफ पीयर रिव्यू है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में समझाया है सब कुछ। ठीक है, अब अगर आपको पता है कि वो पीयर रिव्यू क्या होते हैं, क्या उसका प्रोसेस है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे आसान तरीके से। अब मैं समझाती हूँ कि पीयर रिव्यू होता क्या है। पीयर रिव्यू होता क्या है, कोई रिसर्चर है, ठीक है, उस रिसर्चर को अपना एक जर्नल जो है वो पब्लिश करवाना है तो वो जर्नल के पास में जाता है। उसको अपना कोई भी रिसर्च पेपर आर्टिकल वगैरह पब्लिश करवाना है तो वो जर्नल के पास में जाता है। अब जर्नल क्या करता है, जो रिसर्चर है उसका जो आपका है ना आर्टिकल है या फिर कोई भी पेपर है उसको पहले वो भेजेगा एक्सपर्ट के पास में। तो पहले एक्सपर्ट के पास में जाएगा इस रिसर्च का पेपर, एक्सपर्ट उसको चेक करेंगे कि भाई इसमें क्या गलतियां करी है, क्या कुछ मिस्टेक्स करी है, कुछ राइटिंग में प्रॉब्लम है, राइटिंग में तो नहीं पर कुछ ग्रामर में मिस्टेक्स है क्या, या फिर रिसर्च में इसने जो भी पेपर में लिखा है क्या कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं लिखी है, कोई स्पेलिंग में मिस्टेक है। तो ये सब कुछ चेक करने का काम होता है इस एक्सपर्ट का। एक्सपर्ट उसको चेक कर लेते हैं, चेक करने के बाद में एक्सपर्ट उस जर्नल में भेजते हैं कि भाई हाँ हमने सब कुछ चेक कर लिया है, सब कुछ ठीक है इसके पेपर में, अब आप इसको पब्लिश करवा सकते हो। तो ये एक्सपर्ट के पास में भेजता कौन है, ये जर्नल जो है वो एक्सपर्ट के पास में भेजते हैं। रिसर्चर ने तो जर्नल को भेज दिया कि भाई लो इसको पब्लिश कर दो। अब जर्नल क्या करेगा, पब्लिश करने से पहले वो उसको एक्सपर्ट के पास में भेजेगा चेक करने के लिए। अब क्यों भेजेगा, नहीं भेजे तो क्या हो, अगर मैंने बिना चेक करे किसी के पेपर को पब्लिश कर दिया, कल को उसमें कुछ गलतियां हो गई तो नुकसान मेरा भी तो होगा ना, क्योंकि मेरे जर्नल से वो पब्लिश हुआ है। ठीक है, मेरे जर्नल के अंदर वो पेपर जो है वो पब्लिश हुआ है तो मेरे जर्नल का नाम खराब होगा। तो नाम खराब ना हो, मेरा नुकसान ना हो, इसलिए मैं क्या करूंगी, पहले उसको चेक करवा लूंगी एक्सपर्ट से। एक्सपर्ट उसको चेक कर लेंगे पेपर को, वो गलतियां ठीक कर देंगे और बता देंगे कि भाई ठीक है सब कुछ मैंने चेक कर लिया है, अब आप इसको पब्लिश कर दो। अब जर्नल ने क्या किया, उसको पब्लिश कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से ये होता है आपका पूरा पीयर रिव्यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला कथन पूछा है कि रिसर्च आर्टिकल पब्लिश्ड इन पीयर रिव्यू जर्नल आर टेकन मोर सीरियसली बाय एक्सपर्ट। यानी कि कोई भी अगर आपका रिसर्च आर्टिकल पब्लिश होता है तो एक्सपर्ट जो है वो क्या करते हैं, उसको ज्यादा सीरियस तरीके से लेते हैं और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से चेक करते हैं। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया कि एक्सपर्ट क्या करते हैं, पेपर को चेक करते हैं। तो ये कथन सही है आपका। दूसरा कथन क्या बोल रहा है, पीयर रिव्यू जर्नल डू नॉट सब्जेक्ट द रिसर्च पेपर टू रिग्रेस स्क्रूटिनिटी बिकॉज दे हैव हाई इम्पैक्ट फैक्टर। कि पीयर रिव्यू जो जर्नल्स हैं उनको रिसर्च पेपर पे ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है। पीयर रिव्यू जर्नल्स जो है यानी कि जो अच्छे अच्छे जर्नल्स है ना, उनको पीयर रिव्यू करवाने की कोई जरूरत नहीं है, उनको एक्सपर्ट के पास में भेजने की और चेक करवाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उनका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, इम्पैक्ट फैक्टर होता है कि किस जर्नल से कितनी ज्यादा उसमें जो आपकी है ना पेपर से वो पब्लिश हो रहा है और पब्लिश वाले पेपर में से कितनी ज्यादा पेपर को साइटेशन दी जा रही है। यानी कि सिंपल भाषा में समझो कि इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, अगर कोई जर्नल आपका अच्छा है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जर्नल है, बहुत ही अच्छे अच्छे पेपर्स यहाँ पे मिलते हैं, तो उसका इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो हाई होता है। यानी कि इम्पैक्ट फैक्टर मतलब अगर किसी कोई जर्नल अगर अच्छा है तो उसको मतलब जर्नल को अच्छा माना जाता है इम्पैक्ट फैक्टर से, आप ये समझ लो सिंपल भाषा में। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि जिस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा है, यानी कि कोई जर्नल अगर अच्छा है तो वहां पे पीयर रिव्यू करवाने की जरूरत नहीं है, ये बात गलत है, पीयर रिव्यू हमको करवाना ही पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा कि पहला कथन तो सत्य है लेकिन दूसरा आपका असत्य है, दूसरा आपका गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ यू वांटेड टू अंडरस्टैंड थियोरेटिकल रीजन दैट लेड द रिसर्चर टू कंडक्ट अ प्रोजेक्ट यू वुड रीड विच सेक्शन ऑफ द रिसर्च आर्टिकल। यदि आप उन सैद्धांतिक कारणों को समझना चाहते हैं जिनसे शोधकर्ता एक परियोजना के संचालन के लिए प्रेरित हुए
तो इसके लिए आपको उनके शोध आलेख के किस भाग को पढ़ना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट को, इंट्रोडक्शन को, डिस्कशन को या फिर रेफरेंस को, सारांश को, प्रस्तावना को, परिचर्चा को या फिर संदर्भ को। यानी कि अगर आप रिसर्चर के जो रिपोर्ट है, उसकी रिसर्च है, उसके किसी ऐसे हिस्से को पढ़ना चाहते हो जहां से पढ़ के आपको उस रिसर्च की एक बात पता चल जाए, एक है ना उसके बारे में पता चल जाए कि भाई इसने इस रिसर्च में क्या लिखा है, ठीक है, तो आप किसको पढ़ोगे, हम उसकी प्रस्तावना को पढ़ते हैं, हम उसके इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या दिखाता है, कोई भी रिसर्च आप कुछ भी चीज शुरू करने वाले हो, आप उसमें अपना इंट्रोडक्शन दे देते हो तो हमको पता चल जाता है कि ये जो रिसर्च है या फिर ये जो चीज है, ये जो बात है, ये इससे जुड़ी हुई है, ठीक है। तो रिसर्च में भी यही होता है, अगर हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, प्रस्तावना पढ़ते हैं, तो प्रस्तावना में वो रिसर्च किससे जुड़ी हुई है, क्या टॉपिक है, उसका इंट्रोडक्शन एक हमको मिल जाता है, हमको आइडिया लग जाता है कि अच्छा अब इस रिसर्च में ये हमको पढ़ने को मिल सकता है, ठीक है। तो रिसर्च को जानने के लिए हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, उसका प्रस्तावना पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग का पूछा है, आपको टाइप ऑफ रिसर्च दे रखे हैं और उनके डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, आपको मैच करना है। पहला है केस स्टडी, दूसरा है ऑब्जर्वेशनल, फिर है लॉन्गिट्यूडनल और नेक्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब आपको इनके डिस्क्रिप्शन से मैच करना है। यहाँ पे दे रखा है प्रकरण अध्ययन, प्रेक्षात्मक शोध, अनुदेधीय शोध या फिर परियोजनात्मक शोध, ठीक है। आपको इनके जो एक्सप्लेनेशन है उससे मैच करना है। पहला एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है, वेरिएबल्स आर एक्टिवली मैनिपुलेटेड एंड एनवायरनमेंट इज कंट्रोल्ड एज पॉसिबल। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया था कंट्रोल वेरिएबल किसमें नहीं होते हैं, एक्सपोज्ड फैक्टों में। तो मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे लिखा होता कि जिसमें कंट्रोल वेरिएबल होते हैं वो कौन सी रिसर्च होती है, वो आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेरिएबल्स आर एक्टिवली मैन्युपुलेटेड, ऐसे वेरिएबल्स, ऐसे चर जिनको हम एक्टिवली मैन्युपुलेट करते रहते हैं, ऐसे चर जिनमें हम लगातार हेरफेर करते रहते हैं और जहाँ पे एनवायरनमेंट जो है वो कंट्रोल्ड होता है। तो कंट्रोल किसमें किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में करते हैं। मैंने बताया था कि हर एक रिसर्च का आपको कुछ ना कुछ कीवर्ड जो है वो दिखेंगे ही दिखेंगे। अगर आपको कीवर्ड पता है रिसर्च का, यानी कि अगर आपको उस टॉपिक का कीवर्ड पता है, मेथड ऑफ रिसर्च में हर टाइप ऑफ रिसर्च इसके कुछ ना कुछ कीवर्ड्स जो है वो दिखेंगे ही दिखेंगे। अगर आपको वो कीवर्ड पता है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आसान तरीके से सॉल्व कर लोगे, चाहे वो फिर मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन हो, चाहे वो कथन वाले सवाल हो, असर्शन रीजन के हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है। अब मेरे को कीवर्ड पता था कि कंट्रोल हम किस में करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में करते हैं, तो डी का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब डी का ऑप्शन नंबर 1 जहां पे नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो। सिर्फ एक ऑप्शन से मैंने आंसर निकाल लिया कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, बाकी मेरे को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, सबको एलिमिनेट कर दिया, एक ही बचा था, इसका ही डी का 1 दे रखा है, तो ये इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा क्या बोल रहा है, स्टडी ऑफ बिहेवियर इन देयर नेचुरल सेटिंग। इनमें से कौन सी ऐसी रिसर्च है जिनका हम नेचुरल सेटिंग में रिसर्च करते हैं, तो वो होती है आपकी ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, जिनको हम उनकी प्राकृतिक सेटिंग के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ये हम ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में करते हैं। इन डेप्थ स्टडी हम किस में करते हैं, इन डेप्थ स्टडी ऑफ अ सिंगल और अ फ्यू इंडिविजुअल, यानी कि किसी की अगर हमको इन डेप्थ में स्टडी करनी है तो वो हम करते हैं केस स्टडी में। किसी केस की अगर मेरे को स्टडी करनी है तो मैं उसमें इन डेप्थ यानी कि गहराइयों में जाके उसको पढ़ूंगी, बहुत ही डीप में जाके मैं उसको पढ़ूंगी, उसका डीप में जाके अध्ययन करूंगी, तो वो हम करते हैं केस स्टडी के अंदर। इन डेप्थ स्टडी जो है वो इसका कीवर्ड हो गया, ठीक है। कंट्रोल्ड वेरिएबल या फिर कंट्रोल्ड पोजीशन जो है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट जो है वो एक्सपेरिमेंटल का कीवर्ड हो गया, ठीक है। नेचुरल सेटिंग जो है, नेचुरल सेटिंग जो है वो आपकी ऑब्जर्वेशनल रिसर्च का कीवर्ड हो गया। और लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, स्टडी इन विच अ ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट इज ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड ओवर अ टाइम, ओवर अ टाइम यानी कि लंबे समय तक, लंबे समय तक हम जहाँ पे अपने है ना वेरिएबल्स को ऑब्जर्व करते हैं वो होता है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर 3 का हो गया 4th, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे एक बार सबके कीवर्ड्स लिख के बता देती हूँ मैं आपको। केस स्टडी में हमने क्या देखा, केस स्टडी में हमने देखा कि जहाँ पे हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं, जहाँ पे हम इन डेप्थ में स्टडी करते हैं, गहराई में जाके चीजों का अध्ययन करते हैं, वो होती है आपकी केस स्टडी, ठीक है। दूसरा है आपका ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में हमने क्या देखा, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च होती है जहाँ पे हम नेचुरल सेटिंग, प्राकृतिक सेटिंग में रिसर्च करते हैं, प्राकृतिक सेटिंग में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो नेचुरल सेटिंग जो है वो इसका कीवर्ड हो गया आपकी ऑब्जर्वेशनल रिसर्च का। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में ओवर अ टाइम ऑफ पीरियड या फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसका क्या मतलब है, लॉन्ग समय तक, लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक हम क्या करते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। किसी भी रिसर्च में हम पार्टिसिपेंट्स को जब लंबे समय तक ऑब्जर्व करते हैं तो वो होता है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, ठीक है। और फिर आपकी आती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम कंट्रोल करते हैं, तो कंट्रोल्ड फैक्टर्स होते हैं आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में।
एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च अभी मैंने आपको बताई थी, उसमें क्या है, उसमें नो कंट्रोल होता है, उसमें कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं आपके। ये कीवर्ड अगर आपको पता होंगे, और भी बहुत सारी टाइप्स ऑफ रिसर्चेस है जिसमें हर एक रिसर्च का कुछ ना कुछ कीवर्ड मैंने अपनी क्लास में बताया है। ये कीवर्ड पता है तो क्वेश्चन में यही लिखे हुए आएंगे, ये कीवर्ड को देख के आप आसानी से पहचान जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा हुआ है, इसको अब भी आप मैच कर सकते हो। केस अध्ययन क्या होता है, केस अध्ययन होता है एकल या कुछ व्यक्तियों का है ना संघन अध्ययन होता है। ठीक है, फिर आपका प्रेक्षात्मक शोध क्या होता है, हस्तक्षेप के बिना उसकी प्राकृतिक व्यवस्था में व्यवहारों का अध्ययन हम करते हैं, प्राकृतिक व्यवस्था के अंदर, नेचुरल सेटिंग के अंदर। अनुदेर्ध्य शोध क्या होता है, ये होता है आपका वह अध्ययन जिसमें प्रतिभागियों के एक समूह का काल अवधि में प्रेक्षण और मापन किया जाता है, यानी कि जब हम लंबे समय तक किसी है ना पार्टिसिपेंट को ऑब्जर्व करते हैं, वो होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्ध्य शोध। और है ना प्रयोजनात्मक क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, चर सक्रिय रूप से छल योजित किए जाते हैं, यानी कि हम जो चरों को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, और पर्यावरण को यथासंभव नियंत्रित किया जाता है, पर्यावरण को हम कंट्रोल रखते हैं। ठीक है, तो ये सभी इनके कीवर्ड्स हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल क्या बोला है, इन मच ऑफ सोशल रिसर्च वेरिएबल्स यूज्ड आर मैनिपुलेबल, एक्सपेरिमेंटल, नॉन मैनिपुलेबल या फिर डिविएशन। बहुत सारे सामाजिक शोध में निम्नलिखित में से कौन से चरों को प्रयुक्त किया जाता है, छल योजन योग्य, प्रयोगात्मक, गैर छल योजन योग्य या फिर विचलनात्मक। तो सोशल रिसर्च यहाँ पे लिखा हुआ है, सोशल रिसर्च में हम क्या करते हैं, नॉन मैन्युपुलेबल होता है, गैर छल योजन योग्य का हम यूज करते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या पूछा है, सोशल रिसर्च में वेरिएबल्स कैसे होते हैं, आपकी जो है ना सामाजिक शोध होती है वहां पे हम कौन से चरों का प्रयोग करते हैं। तो सोशल रिसर्च में हम जो आपके चर हैं, जो आपके वेरिएबल्स हैं, उनको हम मैन्युपुलेट नहीं कर सकते हैं, उनमें हम हेरफेर नहीं कर सकते हैं। तो नॉन मैन्युपुलेबल इसका सही आंसर होगा, गैर छल योजन योग्य जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, मैन्युपुलेशन किस में करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में करते हैं, कंट्रोल किस में करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में करते हैं। ठीक है, और मैन्युपुलेशन किस में नहीं करते हैं, सोशल रिसर्च में नहीं करते हैं। अगेन कीवर्ड मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगला सवाल क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन रिसर्च, ऑनलाइन शोध के निम्नलिखित में से कौन से लाभ नहीं है, कौन से डिसएडवांटेज है वो आपको बताने हैं। ऑनलाइन रिसर्च इज एक्सपेंसिव, है ना, सैंपल कैन बी स्मॉल एंड स्क्यूड, देयर कैन बी एन एक्सेसिव टर्नआउट ऑफ कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजिकल इशू में लेड टू इनकंसिस्टेंसी, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स आर रिजिड। आपको बताना है कि ऑनलाइन जो रिसर्च हम करते हैं उसका डिसएडवांटेज क्या है। तो ऑनलाइन रिसर्च का डिसएडवांटेज है सैंपल कैन बी स्मॉल, यानी कि ऑनलाइन अगर मैं सैंपल को चूज कर रही हूँ तो मेरे को जो सैंपल साइज है ना वो मेरे को ज्यादा नहीं मिलेंगे। ऑनलाइन में जरूरी थोड़ा ना कि सभी लोग मुझे ऑनलाइन मिल ही जाए। ठीक है, तो ऑनलाइन में सैंपल साइज जो है वो मुझे स्मॉल मिलता है, प्रतिदर्शन लघु और विषम हो सकता है ऑनलाइन के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिसएडवांटेज। अगला क्या है, देयर कैन बी एक्सेसिव टर्नओवर ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि इसमें संप्रेषण का अत्यधिक परिणाम हो सकता है। यानी कि जब भी ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर रहे हो, जब भी आप ऑनलाइन रिसर्च कर रहे हो, तो वहां पे कम्युनिकेशन का भी टर्नओवर आपको देखने को मिल सकता है, ये भी एक डिसएडवांटेज है इसका। ठीक है, और फिर टेक्नोलॉजिकल इशू, अब ऑनलाइन चीज है, इंटरनेट है, तो टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम हो सकती है, तो टेक्नोलॉजिकल इशू भी यहाँ पे हो सकता है। तो बी, सी और डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है कि बी, सी और डी क्या है, ऑनलाइन रिसर्च के डिसएडवांटेज है। पहला बोला है कि ऑनलाइन रिसर्च जो है वो एक्सपेंसिव होती है, ये बात नहीं है, ऑनलाइन रिसर्च जो है वो एक्सपेंसिव होती ही नहीं है। ठीक है, फिर है ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स जो है वो रिजिड होते हैं क्या, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। प्रतिदर्शन लघु और विषम हो सकते हैं, इसमें संप्रेषण का अत्यधिक परिणाम हो सकता है, और प्रौद्योगिकी मुद्दे और संगतियों का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी यानी कि बी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, दो कथन दे रखे हैं, आपको पूछा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो आपको बताना है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च से आपको क्वेश्चन है। अब अगेन आपको अगर पता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, और इसके भी कुछ कीवर्ड्स होते हैं, हर चीज के कुछ ना कुछ कीवर्ड आपको मैंने बताए हैं मेरी क्लासेस के अंदर, तो इसके भी कुछ ना कुछ कीवर्ड है। वो कीवर्ड अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब दो कथन क्या लिखे हुए हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च लेस एम्फेसिस ऑन द कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, और दूसरा बोल रहा है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च इज टिपिकली हाईली अनस्ट्रक्चर्ड, यानी कि गुणात्मक शोध प्रासंगिक समझ पर जोर देता है। दूसरा कथन बोल रहा है मात्रात्मक अनुसंधान आमतौर पर अत्यधिक असंरचित होता है। ठीक है, यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करता है, और क्वांटिटेटिव जो मात्रात्मक अनुसंधान है
वो आपका अनस्ट्रक्चर्ड होता है, असंरचित होता है। तो कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है? पहला कथन तो आपका सही है। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है? क्वालिटेटिव रिसर्च होती है जहाँ पे हम टेक्स्ट का यूज करते हैं, जहाँ पे हम नंबर्स का यूज नहीं करते हैं। ऐसे समझ लो कि क्वांटिटेटिव में हम नंबर का यूज करेंगे। क्वांटिटेटिव अगर रिसर्च होगी तो उसमें हम क्या करते हैं, नंबर का यूज करते हैं। क्वांटिटेटिव कोई भी चीज होती है तो वहां पे हम क्वांटिटी देखते हैं, उसकी मात्रा देखते हैं। तो मात्रा किस में नापेंगे? नंबर में नापेंगे, ठीक है। अगर हम नंबर के अंदर किसी भी चीज को नाप रहे हैं तो वो असंरचित कैसे हो सकती है? वो संरचित होगी, ठीक है। वो अनस्ट्रक्चर्ड कैसे होगी? वो स्ट्रक्चर्ड होगी। तो पहला कथन तो आपका सही है, लेकिन दूसरा कथन आपका गलत है। पहला कथन क्या बोल रहा है? क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है, गुणात्मक शोध जो होती है, ये आपकी कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे काम करती है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग दिखा सकते हैं, प्रासंगिक समझ जो है वो हमारी क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक शोध में दिखा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होती है। ये आपकी है ना संरचित होती है, ना कि असंरचित। ये आपकी स्ट्रक्चर्ड होती है, ठीक है। तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, ठीक है। अगेन क्वांटिटेटिव रिसर्च से क्वेश्चन पूछा है। क्वांटिटेटिव रिसर्च कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज अ रिसर्च स्ट्रेटेजी दैट यूजुअली, मात्रात्मक शोध को आमतौर पर एक शोध रणनीति के रूप में समझा जा सकता है। पहला, एंटेल्स अ डिडक्टिव अप्रोच टू द रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड रिसर्च। इसमें सिद्धांत और अनुसंधान के बीच संबंधों के लिए एक निगमनात्मक दृष्टिकोण शामिल होता है। दूसरा बोला है, एम्फोसाइजेस एंड इंडक्टिव अप्रोच टू द रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड रिसर्च। सिद्धांत और अनुसंधान के बीच संबंध के लिए एक आगमनात्मक दृष्टिकोण होता है। इसमें निगमनात्मक है, ठीक है। यहाँ पे इस ऑप्शन में लिखा हुआ है निगमनात्मक यानी कि डिडक्टिव अप्रोच, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है आगमनात्मक यानी कि इंडक्टिव अप्रोच। यहीं से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे। पता है अगर कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम इंडक्टिव का यूज करते हैं या फिर डिडक्टिव का, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दो ऑप्शंस को पढ़ने की जरूरत ही नहीं दिखेगी, ठीक है। लेकिन हम फिर भी पढ़ लेते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है? रिजेक्ट द प्रैक्टिस एंड नॉर्म ऑफ नेचुरल साइंटिफिक मॉडल एंड ऑफ पॉजिटिविज्म इन पर्टिकुलर। प्राकृतिक वैज्ञानिक मॉडल और विशेष रूप से सकारात्मकता है ना की प्रथाओं और मानदंडों को अस्वीकार करता है, या फिर एम्बॉडीज अ व्यू ऑफ सोशल रियलिटी एज अ कंस्टेंटली शिफ्टिंग एमर्जेंट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल क्रिएशन। व्यक्ति की रचना की निरंतर बदलती उभरती संपत्ति के रूप में सामाजिक वास्तविकता के दृष्टिकोण का प्रतीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च से जुड़ा हुआ है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है आपकी, वो आपकी होती है इंडक्टिव यानी कि आगमनात्मक होती है, लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो आपकी होती है डिडक्टिव यानी कि निगमनात्मक होती है, ठीक है। तो डिडक्टिव यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। बस अगर पूरी लाइन क्या लिखी हुई है वो समझ में भी नहीं आया है तो भी यहाँ पे लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव, यहाँ पे लिखा हुआ है डिडक्टिव, यानी कि यही इसका सही आंसर होगा। अगेन ये इसका कीवर्ड है। डिडक्टिव जो होगी अप्रोच वो हमेशा आपकी क्वांटिटेटिव के अंदर आती है, ठीक है। और क्वालिटेटिव में हमेशा आपकी इंडक्टिव अप्रोच आती है। ऐसा ही क्यों? क्योंकि मैंने बताया क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है जहाँ पे हम नंबर्स का यूज करते हैं, ऐसी क्वांटिटेटिव जहाँ भी हम क्वांटिटी का यूज करेंगे, मात्रात्मक चीज का प्रयोग करेंगे, यानी कि वहां पे नंबर्स आएंगे ही आएंगे, सिवाय नंबर के और कुछ नहीं आएगा। नंबर यानी कि नंबर के अलावा वहां पे हम पिक्चर्स का यूज नहीं कर सकते हैं, हम वहां पे टेक्स्ट का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इमेजेस का यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम यहाँ पे नंबर का ही यूज कर सकते हैं। ये होती है आपकी मात्रात्मक चीज यानी कि मात्रात्मक शोध या फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च, जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ नंबर का यूज करते हैं। तो डिडक्टिव जो होती है वहां पे भी हम सिर्फ और सिर्फ नंबर का ही यूज करते हैं। डिडक्टिव अप्रोच क्या होती है? जहाँ पे हम जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं, और इंडक्टिव क्या होती है? जहाँ पे हम पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो आपकी होती है डिडक्टिव अप्रोच, और क्वालिटेटिव जहाँ पे हम नंबर का यूज नहीं करते हैं, नंबर के अलावा हम पिक्चर्स का, इमेजेस का, टेक्स्ट का, सबका यूज करते हैं, तो वो होती है आपकी क्वालिटेटिव, जिसको हम इंडक्टिव अप्रोच के अंदर भी यूज करते हैं, आगमनात्मक दृष्टिकोण में भी यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ वेरिएबल दैट हैज अ कॉजल इम्पैक्ट ऑन अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड। वह चर जिसका दूसरे चर पर कारणात्मक प्रभाव पड़ता है वो चर कौन सा कहलाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कंफाउंडिंग एंड एक्सट्रेनियस वेरिएबल, निर्भर चर, स्वतंत्र चर, है ना, भ्रमित चर या फिर बाहरी चर। तो आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती है उसमें काफी अलग अलग प्रकार के चर भी होते हैं, ठीक है। मैंने ये भी आपको पेड क्लासेस में एक्सप्लेन किया है। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमको चरों का सहारा लेना पड़ता है, हमको वेरिएबल्स को चूज करने पड़ते हैं, ठीक है। आपके काफी अलग अलग प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन जो दो मेन प्रकार के वेरिएबल होते हैं वो होते हैं आपके पास में, एक तो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि आपका आश्रित चर इसको बोल सकते हो, या फिर आप इसको निर्भर चर भी बोल सकते हो, और एक होता है आपके पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम स्वतंत्र चर बोलते हैं, ठीक है।
अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल नाम से समझ में आ रहा है ये स्वतंत्र है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये स्वतंत्र है। हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, हेर फेर करते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, आश्रित है। ये किसके ऊपर आश्रित होगा, ये आपके स्वतंत्र चर के ऊपर आश्रित होता है। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आपका होता है इसके अंदर हम मैनिपुलेशन करते हैं, कुछ भी हेर फेर कर सकते हैं, और फिर इसका असर हम देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कि भाई डिपेंडेंट वेरिएबल पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या असर हो रहा है। यहाँ पे पूछा था कि कॉजल इम्पैक्ट ऑन अनदर वेरिएबल, एक वेरिएबल, एक ऐसा चर जिस एक चर है ना, वह चर जिसका दूसरे चर पर कारणात्मक प्रभाव देखते हैं, तो वो कौन सा चर होता है, वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसका असर हम देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है स्वतंत्र चर, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अकेडमिक राइटिंग एब्रीवेशन FN इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, यानी कि अकादमिक लेखन में हम FN का यूज करते हैं। तो मैंने आपको बताया था हम शॉर्ट फॉर्म्स का यूज करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको वहां पे कंपेयर का सिखाया था, है ना, यहाँ पे FN लिखा हुआ है। FN जो शॉर्ट फॉर्म है वो किसके लिए यूज होती है, फॉरनून के लिए, फुटनोट के लिए, फॉरवर्ड पेज नंबर के लिए, या फिर फॉलोइंग पेज नंबर के लिए। तो हम फुटनोट्स यानी कि आपका जो फुटनोट्स होते हैं उसको हम दिखाते हैं किससे, FN से। ठीक है, फुटनोट्स और एंड नोट्स दो तरीके की आपके पास में चीजें होती है रिसर्च में, एक होती है फुटनोट्स और एक होती है एंड नोट्स। फुटनोट्स क्या होती है, मेरा कोई भी चैप्टर है, कोई भी पेज है, उसके लास्ट में मेरे को कुछ भी चीज लिखनी है, तो पेज के लास्ट में हम लिखते हैं फुटनोट्स। ठीक है, पेज के लास्ट में। लेकिन एंड नोट्स क्या है, एंड है, यानी कि एंड में पूरा चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर के एंड में अगर मुझे कुछ भी लिखना है तो वहां पे मैं लिखूंगी एंड नोट्स। ठीक है, तो पेज के लास्ट में कुछ भी चीज लिखी हुई आती है उसको हम बोलते हैं फुटनोट्स। अगर चैप्टर के एंड में कुछ भी चीज लिखी हुई होती है उसको हम बोलते हैं एंड नोट्स। तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम FN को किससे दर्शाते हैं, FN का मतलब होता है फुटनोट्स, और फुटनोट्स को हम FN से दर्शा सकते हैं हमारी रिसर्च रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, अगला सवाल क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स मेजर्ड इन द एजुकेशनल रिसर्च प्रोबेबली एग्जिस्ट एट द डैश लेवल ऑफ मेजरमेंट, यानी कि पाठ के अनुसार शैक्षिक अनुसंधान में मापी गई अधिकांश विशेषताएं और गुण संभवतः माप के डैश स्तर पर होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल या फिर रेशियो। ये होते हैं आपके मेजरमेंट स्केल्स होती है। मेजरमेंट स्केल क्या होती है, मेजरमेंट स्केल होती है जिसको हम सैंपल से क्या करते हैं, सैंपल को अगर हमको मेजर करना है ना, या फिर अगर हमको वेरिएबल्स को मेजर करना है तो वो हम मेजर किससे करते हैं, वो हम मेजर करते हैं हमारी मेजरमेंट स्केल से। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे ऑर्डिनल यानी कि क्रमवाचक जो आपकी है ना, जो आपकी स्केल होती है उसके बारे में पूछा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स मेजर्ड इन द एजुकेशनल रिसर्च प्रोबेबली एग्जिस्ट एट द डैश लेवल ऑफ मेजरमेंट, तो वो आपका ऑर्डिनल रिसर्च होती, ऑर्डिनल मेजरमेंट स्केल होती है। अब ये होती क्या है इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। नॉमिनल स्केल क्या होती है, नॉमिनल स्केल जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ नेम्स दे सकते हैं, ऐसी स्केल जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ नेम्स दे सकते हैं। ठीक है, एक होती है ऑर्डिनल स्केल जहाँ पे हम रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे हम सैंपल को या फिर वेरिएबल्स को हम वहाँ पे रैंकिंग देते हैं, ये फर्स्ट आया है, ये सेकंड आया है, तो वो रैंकिंग हम किस में देते हैं, ऑर्डिनल स्केल में देते हैं। एक होती है इंटरवल स्केल जहाँ पे हम क्या करते हैं, मध्यांतर स्केल में हम क्या करते हैं, वहाँ पे दो वेरिएबल के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो हम इक्वल से दिखाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5 है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 10 है, यहाँ पे लिखा हुआ है 15 है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 20 है, तो इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, एकदम परफेक्ट है, 5-5 का गैप है सभी में, है ना, सभी की दूरी जो है वो सेम है। ये हम इसको चेक करेंगे इंटरवल स्केल से। और एक होता है रेशियो स्केल, अनुपात स्केल, ये क्या होती है, रेशियो स्केल में हमारे पास में होता है 0 पॉइंट, एग्जैक्ट 0 पॉइंट होता है, यानी कि यहाँ पे 0 का मतलब 0 ही होता है। लेकिन इंटरवल स्केल जो होती है वहां पे 0 का मतलब 0 नहीं होता है। ये क्या मतलब हुआ भाई, ये मतलब ये है कि 0 का मतलब इंटरवल स्केल में 0 का मतलब 0 नहीं है, 0 मतलब वहां पे कुछ ना कुछ नंबर है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जब घड़ी में रात को 12 बजते हैं तो 12 बजे किसी की घड़ी में ऐसे लिखा हुआ होता है 0 और ये 0। ठीक है, ये 0-0 वहां पे लिखा हुआ रहता है, तो ये 0-0 का मतलब क्या है, क्या वहां पे कोई भी समय नहीं है क्या, नहीं, समय तो है, लेकिन वहां पे हम 0-0 से उसको शो कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 0 का मतलब कुछ है, 0 का मतलब 0 नहीं है, 0 का मतलब कुछ है वहां पे। ठीक है, तो ये होती है आपकी इंटरवल स्केल। लेकिन रेशियो स्केल में 0 का मतलब हमेशा 0 ही होता है। जैसे कि मैं अगर किसी का वेट नाप रही हूँ और उसका वेट अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना बोलेंगे कि इसका वेट 0 है मतलब ये कुछ है, नहीं, 0 मतलब यहाँ पे 0 ही होगा। ठीक है, तो जहाँ पे 0 का मतलब 0 ही होता है, जहाँ पे मीनिंगफुल 0 पॉइंट होता है वो आता है आपके रेशियो स्केल में, और जहाँ पे 0 का मतलब 0 नहीं होकर कुछ ना कुछ होता है,
वो होती है आपकी इंटरवल स्केल। और ऑर्डिनल में हम रैंक देते हैं और नॉमिनल में हम नाम मात्र है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हम नाम देते हैं इसके अंदर। तो ये 4 अलग अलग प्रकार की आपके पास में स्केल्स होती है रिसर्च में, ठीक है। अगला सवाल क्या बोला है, रिसर्चर यूज बोथ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस टू कलेक्ट डेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। डेटा एकत्र करने के लिए शोधकर्ता है ना अंत और शोधकर्ता जो है वो बंद है ना और आपकी मुक्त जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उनको यूज करता है डेटा को कलेक्ट करने के लिए। एक रिसर्चर जो है वो ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड यानी कि मुक्त अंत और बंद अंत दोनों प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग कर रहा है डेटा को कलेक्ट करने के लिए। तो कौन सी कथन यहाँ पे सही है वो आपको बतानी है। Open-ended question provide quantitative data based on the researcher's predetermined responses. Closed-ended question provide quantitative data in the participants' own words. Open-ended question provide qualitative data in the participants' own words. या फिर closed-ended question provide qualitative data in the participants' own word. अब अगर आपको पता है कि open-ended और closed-ended question क्या होते हैं तो आप इस सवाल का जवाब दे सकते हो। open-ended question क्या होते हैं, open-ended है यानी कि वो सवाल क्या है, वो सवाल आपके मुक्त अंत है, यानी कि मुक्त है यानी कि ओपन है, खुले हुए हैं, जहां पे आप अपने विचार जो है वो आसानी से वहां पे पेश कर सकते हो। लेकिन क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, जहां पे हम अपने विचारों को वहां पे व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके क्लोज एंडेड होते हैं, वहां पे 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, हमको उन चारों ऑप्शन में से ही अपना आंसर जो है वो चूज करना होता है, हम अपनी कलाकारी वहां नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चन आपके ऐसे टाइप के क्वेश्चन हो गए, आपके निबंधात्मक जो सवाल होते हैं वो आपके आते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन में, जहां पे आपको लिखा हुआ रहता है कि भाई इसका आपको निबंध लिखना है, तो वहां पे आप अपनी कलाकारी दिखा सकते हो, आप अपनी क्रिएटिविटी वहां पे दिखा सकते हो, है ना। वहां पे आप अपने विचारों को आसानी से ओपन होके व्यक्त कर सकते हो। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन जहाँ पे जो आपका कोई भी इंसान है जो पार्टिसिपेंट है वो क्या कर सकता है, अपने ओन वर्ड्स में चीजों को एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन क्लोज एंडेड क्वेश्चन में हम हमारे शब्दों में चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। जो लिखा हुआ है 4 ऑप्शन है, उन चारों ऑप्शन में से ही हमको अपना आंसर जो है वो चूज करना होगा। यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन प्रोवाइड क्वालिटेटिव डेटा इन पार्टिसिपेंट्स ओन वर्ड। मुक्त अंत प्रश्न प्रतिभागी के अपने शब्दों में गुणवत्ता है ना गुणात्मक डेटा को प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, जहाँ पे हमने रिसर्च एप्टीट्यूड के PYQs को सॉल्व किया है। ये सभी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, काफी अलग अलग टॉपिक पे मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे लगे होंगे। थैंक यू।